हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टैटिस्टिक में हमारे अकाउंट के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 मैंने कंप्लीट किया। स्टेट में भी हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दैट्स द इंडेक्स नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द थियोरिकल एंड द प्रैक्टिकल। That means in practical life, क्योंकि इंडेक्स नंबर के बिना बिजनेस के अंदर एसेट्स कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स पॉसिबल ही नहीं। तो पहले इंडेक्स नंबर की हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, फिर थियोरिकल बात करेंगे। इंडेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? और पहली चीज ये बता दूं, बोर्ड के अंदर ये भी 12 मार्क्स का पूछा जाता है। इन द बोर्ड 12 marks most important chapters and जिसमें सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन F जिसमें इसको अलग अलग एनालिसिस करके मार्क्स रखे जाते हैं। इसमें से भी एक 5 मार्क का सम हमारा सेक्शन F में आता है। यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार चैप्टर के अंदर 5 मार्क्स का अपना सम आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि चारों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी में से 5 मार्क्स का आएगा। और एवरी चैप्टर कैरिंग 12 मार्क्स, दैट मींस फर्स्ट पार्ट इज 48 मार्क्स एंड इफ यू गुड प्रैक्टिस यू गेटिंग 48 आउट ऑफ 48। अब नाउ स्टार्ट द इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर की जरूरत कहां पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि some items are changes different and the different way। एक टिपिकल वर्ड होगा ये। अब इसको मैं सिंपल बताता हूं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बिजनेस में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है प्राइस ऑफ एन आइटम, नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, डेथ रेट, बर्थ रेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सारी चीजें दैट्स द नेशनल लेवल। इंडेक्स नंबर कहाँ का चैप्टर है? नेशनल लेवल का चैप्टर है। क्योंकि जब भी बजट बनता है तो इंडेक्स को ध्यान में रखना ही पड़ता है। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो आपका बजट भी तैयार नहीं हो सकता, जो हम फरवरी में देखते हैं। तो इंडेक्स नंबर दैट्स द प्रेजेंट सिचुएशन। किसी भी चीज का प्रेजेंट में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, क्या चेंजेस आने वाला है, वो जानने के लिए आपको इंडेक्स नंबर समझना ही पड़ेगा। जैसे इतनी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, प्राइस ऑफ एन आइटम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, डेथ रेट, बर्थ रेट, तो ये सारी चीजें हम काउंट नहीं करते। कौन काउंट करता है? गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे सब होता है, ये सब बताते हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन द इकोनॉमिक्स एंड इन एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। सम प्राइसेस यू नो ऑफ योर हाउस। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं बेसिकली, उससे आपको पता चलेगा इंडेक्स क्या चीज है। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक मकान है, आपने मकान खरीदा 2000, उस मकान की कितनी कीमतें हो सकती है? टोटल एक वो कीमत जिसमें आपने परचेज किया। फॉर एग्जांपल आपने वो मकान 10 लाख में खरीदा, अब आप उसे 2020 में बेचना चाहते हैं। दैट मींस आफ्टर 20 इयर्स आपने डिसाइड किया कि 20 इयर्स में इसको मैं 40 लाख में सेल करूंगा। आपने डिसाइड किया दैट्स द मार्केट वैल्यू, सॉरी डिसाइडेड वैल्यू इसे कहेंगे। आपने डिसाइड किया मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 35 लाख। आपसे कितना जानते हैं, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है,
वो वैल्यू इनमें से कोई नहीं जानता। ये आपने परचेजिंग, आपने 10 लाख में मकान खरीदा, 40 लाख आप सोच के बैठे हो कि मुझे 40 लाख में सेल करना है, मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 35 लाख, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू परचेजर जानता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब वो वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे ना, तो हो सकता है 35 लाख से ज्यादा हो, यानी कि आपका मकान आपने ही लॉस में बेच दिया। बहुत बार ऐसा होता है, दैट्स अ लैक ऑफ नॉलेज, जिनको नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को कम चीज में सेल कर देते हैं, कम प्राइस में सेल कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसे क्यों, उसे तो लग रहा है, अब मैं अगर सिंपल जो अनजान है, जो नहीं जानता, उसको मैं जाके बोलूं कि भाई आपने 10 लाख में खरीदा था, यह मकान मुझे 40 में दे दो, 40 में नहीं, चलो 35 में दे दो, बेचने वाला खुश हो जाएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 30 लाख का। लेकिन वो नहीं जानता कि इसकी एक प्राइस अभी फाइंड करना बाकी है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स वैल्यू। क्या कहते हैं, इंडेक्स वैल्यू। और वो इंडेक्स वैल्यू कहां से फाइंड होती है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आप समझ सकते हो, जो मैंने आपको वर्ड दिया कि एनी कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शंस इज डन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आपके पास इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स नंबर नहीं होगा, तो आप ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस उठा सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। इंडेक्स नंबर दैट मींस इन सभी चीजों में, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इन सभी चीजों में चेंजेस होते रहते हैं, एंड द चेंजेस आर वेरिएशन। दैट मींस ये सारे चेंजेस होने वाले हैं अलग अलग, और इनके तरीके भी क्या होते हैं, अलग अलग। शेयर मार्केट में अलग चेंज हो रहा है, रियल एस्टेट में अलग चेंजेस हो रहे हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट में अलग हो रहे हैं। आप देख रहे हो आज की सिचुएशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर की हेल्प से ये पता चलता है कि आज की तारीख में, आज आपने मकान की कीमत क्या है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका मकान रोड पे आता है और गवर्नमेंट उस वहां पे रोड बनाना चाहती है, और उसी प्लेस पे आपका मकान है, गवर्नमेंट उस मकान, उस जगह को तोड़ती है, तो आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, इंडेक्स वैल्यू मिलेगा, नॉट मार्केट वैल्यू। आप कहोगे मेरा मकान तो 50 लाख का है, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट उस समय उसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करेगी, इंडेक्स वैल्यू फाइंड करेगी, और इंडेक्स वैल्यू दैट्स द परसेंट वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू का सिंपल अगर कहा जाए कि भाई इंडेक्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है अंडरस्टैंडिंग करने में, इसलिए मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि with the help of index number find out the any present value of the any capital assets, then the used by the index number। इंडेक्स नंबर की हेल्प से किसी भी कैपिटल एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन में उतरेंगे तो डेफिनेशन क्या है, द परसेंटेज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, परसेंटेज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, दैट मींस यानी वेरिएबल दैट मींस वेरिएशन, उसके साथ जो भी परसेंटेज चेंज होते हैं विद एनी आइटम फॉर गिवन करंट पीरियड, करंट पीरियड में जो भी चेंजेस होते हैं टू द वैल्यू ऑफ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। फिक्स दैट इज बेस, हम किस पे आ गए, अब बेस पे आ गए। बेस दैट मींस फिक्स बेस के, बेस ईयर दैट मींस फिक्स ईयर, फिक्स किसी भी कंटिन्यू फिक्स पीरियड के बेस पे किसी भी करंट ईयर में होने वाले चेंजेस को किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, इंडेक्स नंबर से फाइंड करते हैं। फिर से ध्यान से अंडरस्टैंड करना, द परसेंटेज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके साथ, पास्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, आपका 10th का रिजल्ट आया होगा, तो आपने किसके साथ कंपेयर किया होगा, 9 के साथ। 9 का रिजल्ट आया तो किसके साथ कंपेयर करोगे, 8 के साथ। 8 का आया होगा तो 7 के साथ। दैट मींस पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट दैट मींस फिक्स, दैट मींस बेस। विदाउट बेस ईयर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मीनिंग है, दैट्स द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। उसको क्या बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडेक्स नंबर से हम क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। स्टेट में मैंने आपको समझाया कि हमेशा क्यों का रीजन फाइंड करो, समझो उस चीज को कि रीजन क्या है। तो ये दैट्स द रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया।
नाउ बेस ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस ईयर? जैसे बेस, विदाउट बेस कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। आज आपकी जो भी वैल्यू है, आपका जो भी रिजल्ट है, अगर आप कंपेयर करना है तो कहां जाओगे? बेस ईयर में। आप अपने बिजनेस में कंपेयर करोगे कि अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूं कैसा है, अच्छा है या खराब, किससे कंपेयर करोगे? पास्ट ईयर के रिपोर्ट से। आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे तो इस साल आपको पता चल जाएगा कि 4 महीने 15 लास्ट ईयर से इस साल में किस पोजीशन पे हो। लेकिन जब आप बेस ईयर डिसाइड करते हो तब बहुत समझ के चलना पड़ता है, बहुत समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि बेस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो कि पास्ट ईयर आपका ऐसा हो गया हो। पास्ट ईयर हमेशा ऐसा डिसाइड होना चाहिए, बेस ईयर, पास्ट दैट मींस बेस ईयर ऐसा डिसाइड करो। करंट ईयर की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जो बेस ईयर डिसाइड करते हो वो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड और नॉर्मल ईयर क्या होता है वो भी समझो। नॉर्मल ईयर ऐसा कि जिस ईयर में किसी भी तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी ना हो, कोई कुदरती आपत्ति ना आई हो, रिवॉर्ड्स क्रिएट ना हो, किसी भी तरह की मैन मेड इवेंट्स क्रिएट ना हो, स्ट्राइक ना हो, कोई नेचुरल कैलामिटी ना हो, क्योंकि तो ऐसे ईयर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस ईयर, ये साल हमारा क्या हो गया? अब नॉर्मल ईयर बन चुका, क्योंकि जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन दिस ईयर 5 मंथ आर अब नॉर्मल पोजीशन। तो इन फ्यूचर 2020 it is not base year because totally disturb any concern, business, profession, totally nationality, international level are disturbed in this situation. That means 2020 is not a base year in future. 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं माना जा सकता। तो हम भी जब भी बेस ईयर डिसाइड करें तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैसा? ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसके अंदर कभी भी क्या क्रिएट ना हो, कोई मैन मेड इवेंट्स क्रिएट ना हो, पॉलिटिकल इश्यू ना हो, किसी ईयर में उसी ईयर में इलेक्शन ना आया हो। बिजनेस कहने का मतलब क्या हुआ? 12 ईयर तक रनिंग बिजनेस चला हो, 12 मंथ तक आपका रनिंग बिजनेस चला हो। 1 अप्रैल को 31 मार्च कोई छोटे मोटे चलते रहते हैं, कोई बड़ी इवेंट्स ना आई हो जिससे कि पूरा देश डिस्टर्ब हो गया हो, क्योंकि जब देश डिस्टर्ब होगा तो आप डिस्टर्ब होने वाले हो। इन दिस सिचुएशन आप जान रहे हो, देश डिस्टर्ब है, इंटरनेशनल लेवल पे सब डिस्टर्ब है। दैट मींस इसे कहते हैं नेचुरल कैलामिटी। ये कुदरती आपत्ति है जो हम नहीं जानते कब जाने वाली है। दैट मींस 2020 नॉट ए बेस ईयर इन फ्यूचर। तो बेस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस ईयर यहां पे दिया हुआ है, द ईयर सिलेक्टेड एज बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल। जब भी बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे तो एक बेस्ट होना चाहिए। इट शुड बी द फ्री फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटी। कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटी, किसी तरह की कुदरती आपत्ति नहीं आनी चाहिए। लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, अबनॉर्मल, मैन मेड इवेंट्स मतलब जो मानव सृजित है। That means war, revolts, strike, political issue, all are things। साथ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बेस ईयर सिलेक्ट करने जाते हैं तो बहुत पीछे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज 12th का रिजल्ट आया तो आपने किसके साथ कंपेयर किया होगा? 9th के साथ, न कि नर्सरी के साथ, क्योंकि नर्सरी तो क्या हो गया? डिस्टेंट पास्ट, बहुत पुराना हो गया। तो बहुत पुराने के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते 10th में मेरे 60 परसेंटेज है, पहले मैं नर्सरी में था तो मेरे 90 आते थे। दैट मींस कंपैरिजन भी कैसे होनी चाहिए? अगर आपको 9th को कंपेयर करना है तो 7th या 8th बस। अब 12th को कंपेयर करना है तो अब 11th का जो रिजल्ट मिलेगा आपको, इट इज नॉट ए प्रॉपर वे। दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन नाउ यू आर रिजल्ट बेस्ड ऑन 10th। आप 10th में कितना लाए उस बेस पे आपका 12th का डिसाइड होगा। डिसाइड आप करोगे, आपकी स्टडी करेगी, आप कैसा पढ़ते हो वो डिसाइड करेगा। दैट इज द बेस ईयर। अब जब हम बेस ईयर डिसाइड करते हैं तो मैंने आपको बता दिया बेस ईयर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल होना चाहिए। बराबर? अब उसके ऊपर से बेस ईयर के ऊपर से देयर आर 2 पॉइंट आर क्रिएटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैंने इंडेक्स नंबर
प्रॉपर डेफिनेशन जो एज ए इंडेक्स नंबर है वो मैंने आपको दी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस ईयर? बेस दैट मींस जिसके ऊपर हम आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो प्रेजेंट फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो वो बेस ईयर कैसा होना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे